विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है हुमायूं, जिसके हम सेकंड भाग पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो प्रथम भाग था उसके अंतर्गत मैंने हुमायूं के आरंभिक जीवन तथा हुमायूं की जो प्रारंभिक कठिनाइयां थी तथा उसकी जो भूलें थी उन पर विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया था। आज के अध्ययन में हम शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं के संघर्ष तथा उसकी विजय और पराजयों पर चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले हुमायूं का जो शेर खां के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था उस पर अध्ययन करते हैं। तो जब हुमायूं ने गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उसके विरुद्ध संघर्ष किया था, तब शेरशाह ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। गुजरात के अभियान में असफलता जब हुमायूं को हाथ लगी तो उसके कुछ सलाहकारों ने उसे शेर खां के विरुद्ध अभियान करने का परामर्श दिया। साथ में ही उसने शेर खां की शक्ति को कुचलने का भी उसको परामर्श दिया गया। लेकिन हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध सैनिक अभियान नहीं किया और उसने अपने एक जो कर्मचारी था हिंदू बेग, उसको शेर खां की गतिविधियों के संबंध में सूचना लाने के लिए जौनपुर भेज दिया। शेर खां ने हिंदू बेग को अपनी तरफ मिला लिया और हिंदू बेग ने हुमायूं को एक झूठी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें उसने शेर खां को स्वामी भक्त बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब शेर खां पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने अपनी अधिक से अधिक शक्ति का संचार करना आरंभ कर दिया। हुमायूं के गुजरात के अभियान का लाभ उठाकर शेर खां ने बिहार पर अधिकार कर लिया था और उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। इस समय जो बंगाल का जो शासक था वह महमूद शाह था और महमूद शाह ने हुमायूं से शेर खां के विरुद्ध सहायता मांगी, जिसे कि हुमायूं ने शेर खां की शक्ति को कुचलने का एक सुनहरा अवसर समझा। अतः हुमायूं एक विशाल सेना के साथ बंगाल की उसने कूच किया और उसने चुनार के घेरे को या दुर्ग को घेर लिया था। चुनार विजय करने में उसने अपने 4 महीने का समय नष्ट कर दिया। इस संदर्भ में आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि इस भयंकर भूल के कारण हुमायूं को अपना साम्राज्य खो देना पड़ा। इस बीच शेर खां ने गौड़ पर अधिकार कर लिया और उसने हुमायूं से एक संधि की और उस संधि के तहत उसने बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। साथ में ही शेर खां ने बिहार को हुमायूं को दे दिया। साथ में ही उससे प्राप्त होने वाली 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में उसने मुगल कोष में जमा कराने का वचन दिया। लेकिन इस संधि के 3 दिन के बाद ही बंगाल का जो पराजित शासक था महमूद शाह, वो हुमायूं से मुंडे नामक स्थान पर मिलता है और वह उसने हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, जिसे कि हुमायूं ने स्वीकार कर लिया, जिससे कि जो शेरशाह है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। उसने मुगल शासक को वचन भंग करने का दोषी ठहराया और उसने जो अफगानों से सहायता की प्रार्थना की, जिसे जो अफगान थे वो शेर खां के नेतृत्व में हुमायूं से लड़ने के लिए एकत्रित हो गए। अफगानों ने सबसे पहले हुमायूं को मार्ग में रोकने का प्रयास किया और जो शेर खां का जो पुत्र था जलाल खां, उसने ताजमहल के निकट तेलियागढ़ी नामक स्थान पर हुमायूं को कुछ समय तक आगे बढ़ने से रोका। इसी बीच जो शेर खां ने जो गौड़ का जो कोष है वो अफगान परिवारों जो सरदार थे उनके परिवारों के साथ ही रोहताश की गढ़ी में पहुंचा दिया था। एक तरह से शेर खां के पास गौड़ का कोष था। शेर खां ने गौड़ के जो दुर्ग में शराब, अफीम और बहुत सारी नशीली पदार्थों को रखवा दिया था, जिससे कि जो हुमायूं है वो सुरा और सुंदरी में ही डूब जाए और अभियान करने का जो उसका विचार है वो उससे भटक जाए। ये सारी कार्रवाई करने के बाद शेर खां ने बंगाल से अपनी सेनाएं हटा ली और हुमायूं बढ़ता हुआ गौड़ पहुंचा और उसने गौड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसके बाद हुमायूं रंगरेलियों में इतना डूब गया कि कई दिनों तक उसको सूर्य के दर्शन नहीं हुए और रंगरेलियों की विपुलता के कारण ही उसने गौड़ को जन्नताबाद का नाम दिया।
जब हुमायूं को यथास्थिति का एहसास हुआ तो उसने अपने आप को चारों तरफ से कठिनाइयों से घिरा पाया। लेकिन अब तक शेरशाह सूरी बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था और उसने मुगल सेनाओं को बिहार से भगा दिया था। साथ में ही उसने यातायात के जो साधन थे उनको नष्ट कर दिया था और हिंदाल को भी आगरा भाग जाने के लिए उसने विवश कर दिया था। इन परिस्थितियों में चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। हुमायूं ने शक्ति संचय करने के लिए एक जो कर्मचारी है शेख खलील, उसको शेरखां के पास समझौता करने के लिए भेजा जिससे कि हुमायूं को कुछ समय मिल जाए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ और दोनों पक्षों में 26 जून 1539 को चौसा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। यद्यपि हुमायूं स्वयं बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन उसके जो सैनिक हैं उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया और असहाय होकर हुमायूं को प्राण रक्षा करने के लिए अपने घोड़े के साथ गंगा जो नदी है उसमें कूदना पड़ा, जहां एक निजाम नाम की बिश्ती ने उसकी जान बचाई और इसके बदले में हुमायूं ने उसको 2 दिन के लिए हिंदुस्तान का राज्य प्रदान किया। चौसा के युद्ध के बाद जहां हुमायूं के सम्मान को धक्का लगा, वहीं शेरशाह सूरी की जो शक्ति है उनमें बहुत ही वृद्धि हुई। हुमायूं किसी तरह से कठिनाइयों को पार करते हुए आगरा पहुंचता है और चौसा के युद्ध के बाद जो राज परिवार की जो महिलाएं हैं उनको बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में शेर खान ने उनको बाइज्जत वापस भेज दिया था। अब हम बात करते हैं बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध पर, जो कि 1540 में हुआ था और यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। हुमायूं आगरा पहुंचकर उसने अपने भाइयों से शेरशाह सूरी के संदर्भ में बातचीत की। कामरान ने हुमायूं को सहायता देने से इनकार कर दिया और ये जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें हुमायूं ने किसी तरह से 9000 सैनिकों की एक सेना एकत्रित की और वह कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज में दोनों ही पक्षों का घमासान युद्ध होता है जिसमें कि अफगानों को विजय प्राप्त हुई और जो हुमायूं है उसको पराजय मिली और उसके बाद उसको अपनी जान बचाने के लिए स्थान स्थान पर भागना पड़ा और अंत में परिस्थिति इस तरह की हो गई, उसको भारत की सीमाओं को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और अब शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और उसने अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। अब हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं जो शेरशाह सूरी की विजय के और हुमायूं की असफलता के कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण था कि हुमायूं में एक चारित्रिक दोष था कि वह शीघ्र ही कार्य करने के पश्चात भोग विलास में लिप्त हो जाया करता था और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न नहीं करता था और यही कारण है कि उसकी इस कमजोरी का फायदा शत्रु उठाते थे और शत्रु अपनी शक्ति में वृद्धि करने का शत्रुओं को अवसर मिल जाता था। दूसरे कारण की बात करें तो हुमायूं में दूरदर्शिता का अभाव था और शेर खां के विरुद्ध संघर्ष करते समय हुमायूं के द्वारा कुछ गलतियां की गई। पहली गलती ये थी कि हुमायूं ने शेर खां की शक्ति बढ़ रही थी लेकिन इसकी तरफ हुमायूं ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, उसने हिंदू बेग ने जो शेर खां के खिलाफ जो के पक्ष में जो झूठी रिपोर्ट दी थी उस पर पूरी तरह से उसने विश्वास कर लिया और उसकी जांच पड़ताल उसके द्वारा नहीं की गई। तीसरी उसकी गलती यह थी कि उसने गौड़ की अपेक्षा चुनार में घेरा डाला और वहां पर उसने 4 महीने का समय नष्ट किया और इस समय गौड़ पर अधिकार करके उसने बहुत सारा समय रंग रैलियों में ही खराब कर दिया और इस समय का शेरशाह सूरी के द्वारा सदुपयोग किया गया और उसके द्वारा अपनी शक्ति का संचय किया गया। अगले पॉइंट पर बात करें तो हुमायूं को अपने भाइयों का किसी भी प्रकार से सहयोग प्राप्त नहीं हुआ।
इसके अलावा मुगल सैनिकों और कर्मचारियों ने भी हुमायूं को प्रत्येक समय धोखा ही दिया। हिंदू बेग और शेख खलील ने रिश्वत लेकर अपने सम्राट के साथ धोखेबाजी की, जबकि जो शाही सैनिकों ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर खां का पक्ष लिया। इसके अलावा हुमायूं चारित्रिक दुर्बलताओं और सैनिक अयोग्यताओं का शिकार बना रहा, जबकि जो शेर खां था वो बहुत ही अधिक चतुर और महत्वाकांक्षी था और युद्ध कौशल में भी वह हुमायूं से अधिक प्रवीण था। कन्नौज के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं को दर दर भटकना पड़ा और अब वह जोधपुर के शासक मालदेव के निमंत्रण पर वह जोधपुर पहुंचा, लेकिन इस समय मालदेव ने उसके साथ विश्वासघात किया, इसलिए हुमायूं को पुनः सिंध की ओर प्रस्थान करना पड़ा। तत्पश्चात हुमायूं कंधार की ओर उसने प्रस्थान किया, जहां पर जो हुमायूं का जो भाई था कामरान वो शासन कर रहा था। लेकिन जो कामरान ने हुमायूं को शरण देने की अपेक्षा हुमायूं के मार्ग में अनेक रोड़े अटकाए और उसे बंदी बनाने का प्रयास किया और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर ईरान की तरफ भागा। ईरान का जो शासक था तहमास, उसने हुमायूं का भव्य स्वागत किया और दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि के अनुसार ईरान का जो शासक थे उसने हुमायूं को काबुल, बुखारा और कंधार विजय में सैनिक सहायता देने का वचन दिया। साथ में ही हुमायूं ने इन प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के बाद कंधार का जो प्रदेश है वो तहमास को दे देना तय किया। इसके अलावा तहमास्प इस पर सहायता देना स्वीकार किया कि विजय के बाद हुमायूं सिया मत को स्वीकार कर लेगा। हुमायूं ने दिसंबर 1554 में सिंध पार करके उसने पंजाब में प्रवेश किया और इस समय मुगल सेनाओं ने पंजाब के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। मई 1555 में माचीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। माचीवाड़ा में अफगानों को पराजय से जो सिकंदर सूर है वो बहुत ही नाराज हुआ और वह अपने अब 1 लाख सैनिकों के साथ वह सरहिंद नाम के स्थान पर हुमायूं की सेना का सामना करने के लिए आ डटा। इस समय बैराम खां ने बहुत ही वीरता का परिचय दिया और मुगलों को विजय दिलाई। तत्पश्चात जो सिकंदर सूर है वो पराजित होकर मानकोट की ओर भागा और फिर वहां से वह शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर छिप गया। सरहिंद की विजय के बाद हुमायूं ने कुछ समय तक समाना में ठहरकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 23 जुलाई 1555 में 15 वर्ष के बाद वह पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और शीघ्र ही उसने अकबर को, जो कि उसका पुत्र था, उसको लाहौर का सूबेदार बना दिया और बैराम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश हुमायूं राज्य की पुनः प्राप्ति के सुख को ज्यादा उपभोग नहीं कर पाया और 24 जनवरी 1556 को शाम के समय जब वह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया, जिससे उसका सिर फट गया और इस तरह से 27 फरवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में लैन पूल के ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही उसने अपने जीवन का अंत किया। वास्तव में हुमायूं की मृत्यु के समान ही उसका सारा राजनीतिक जीवन भी गिरने, फिसलने और की ही एक घटना या कहानी सी प्रतीत होती है। अपने राजनीतिक जीवन में वह हमेशा गिरता रहा और फिसलता रहा और उसने अपने आप को बचाने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया और अंत में भी उसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर ही हुई। तो इस तरह से हुमायूं ने कुछ भूलें की जिसके कारण जिस तरह से बाबर ने मुगल शासन की स्थापना हिंदुस्तान में की थी उसको बनाए रखने में हुमायूं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हुमायूं के समय ही अफगान सरदार शेर शाह सूरी
ने हुमायूं को बहुत सारी परेशानियां प्रदान की, जिसके कारण उसको उसका जो काल है वो बहुत सारी परेशानियों को लेकर आया, और यही वो कारण रहे जिसके कारण हुमायूं का जो जीवन है बहुत सारी कठिनाइयों से होकर गुजरा, और उसका जो अंत है वो भी इसी प्रकार की कठिनाइयों में ही हुआ।